डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एपिडेमोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड मेथड। सो व्हाट इज एपिडेमोलॉजी? एपिडेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द डिजीज़। डिजीज़ के में हमारे पास एक तो डायग्नोस्टिक फैक्टर्स आते हैं और एक डेथ आता है। दैट इज़ इजी टू डिटर्मिन। आप सिंपल किसी के भी जो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट है उसके थ्रू उसकी डेथ का काज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है, अ ब्लड टेस्ट और द स्टूल कल्चर इज़ अ नीडेड टू वेरीफाई आर डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेज। बहुत सी डिजीज़ ऐसे हैं जिनको डायग्नोस करने के लिए वी नीड सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका ब्लड टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, कल्चर स्टूल कल्चर है, आपके पास लिवर फंक्शन टेस्ट है। सो वी हैव लॉट ऑफ टेस्ट इन मेडिकल फील्ड जिसके थ्रू हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और उसको फर्दर ट्रीट करते हैं। ये तो उनके लिए कुछ जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कुछ डिजीज़ के हमारे पास डिफाइंड है जिसके थ्रू हम डिजीज़ को डिफाइन करते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनको डायग्नोस करना या जिनको डिफाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन मेडिकल टर्म्स। सो विद कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि चेंज हो जा उनकी डेफिनेशन चेंज होती है जैसे जैसे न्यू मेडिकल इंटरवेंशंस होती हैं या आपको सर्च के थ्रू उस डिजीज़ के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस आती है। लाइक जैसा एड्स है या HIV है, इसकी जो डेफिनेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही है विद द इंटरवेंशन अबाउट द डिजीज़। जैसे ही डिजीज़ के बारे में इंटरवेंशन होती रही और न्यू रिसर्चेज होती रही और हमें डिजीज़ के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रही। So other health outcome include injuries and the risk factors. So we have the death, we have the certain diagnostic test and we have the injuries and the certain risk factors जो कि हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू एपिडेमोलॉजी। अच्छा, अब डिजीज़ फ्रिक्वेंसी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन में आपकी जो डिजीज़ फ्रिक्वेंसी है इट्स वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इन द एपिडेमोलॉजी। सो ये क्या है? इट्स काउंट द नंबर ऑफ द पीपल विद द डिजीज़ एंड रिलेट दैट टू द पॉपुलेशन एट रिस्क। यानी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ है और आप उनको रिलेट कर सकते हैं उस पॉपुलेशन के साथ जो कि पॉपुलेशन एट रिस्क हो सकती है। अब वो पॉपुलेशन एट रिस्क आपकी पूरी पॉपुलेशन हो सकती है, आपकी वो पॉपुलेशन भी हो सकती है जो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को जिनका एक्सपोजर हो डिजीज़ के साथ, या फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप हो सकता है पॉपुलेशन का, या कोई सर्टेन जेंडर हो सकती है कि हम फीमेल्स के अंदर वो देख रहे हैं, हम मेल्स के अंदर देख रहे हैं या हम चिल्ड्रन के अंदर देख रहे हैं। तो उसके थ्रू आप डिजीज फ्रिक्वेंसी को किसी भी एरिया के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू फाइंड आउट डिजीज फ्रिक्वेंसी इन एनी उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर, वो आपके पास इंसिडेंस रेट है एंड द प्रेवलेंस रेट है। व्हाट इज इंसिडेंस? द नंबर ऑफ द न्यू केसेस इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज द इंसिडेंस एंड द नंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग केसेस इज नोन एज द प्रेवलेंस। अब इंसिडेंस के थ्रू आप डिजीज फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिजीज़ का जो है आप ये देख सकते हैं कि डिजीज़ का आउटब्रेक कितना है, और प्रेवलेंस जो है ये आपके डिपेंड कर रहा होता है न्यू केसेस और जो आपका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं फॉर डिजीज़ के लिए। मीन अगर आपके पास ट्रीटमेंट कम है तो ऑब्वियसली वो केसेस बढ़ते जाएंगे, प्रेवलेंस इंक्रीज होती जाएगी, और प्रेवलेंस के थ्रू आप किसी भी डिजीज़ का सोसाइटल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। इस जो हम सोसाइटल इम्पैक्ट फाइंड आउट करेंगे ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी डिजीज़ वो हम प्रेवलेंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम फर्दर इसको देखें तो इंसिडेंस इज यूज फॉर स्टडिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड द प्रेवलेंस डिपेंड अपॉन द इंसिडेंस एंड द प्रोग्नोसिस। सो कॉजेज और रिस्क फैक्टर इंक्रीजेज इंसिडेंस एंड द प्रेवलेंस इंक्रीजेज। ऑब्वियसली जैसे ही हमें रिस्क फैक्टर किसी डिजीज़ का इंक्रीज होगा या उसकी कॉजेशन इंक्रीज होगी तो आपका इंसिडेंस भी इंक्रीज होगा और आपका प्रेवलेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ भी आपका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस इंक्रीज होगा। यानी जितने ज़्यादा लोगों को आप डायग्नोस करेंगे, स्क्रीन आउट करेंगे, उतने ज़्यादा आपकी डिजीज़ की इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फॉर द इंसिडेंस एंड द प्रेवलेंस, तो जब एक कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2019 में, तो हमें हमारा जो मीडिया था, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, ऑन अ डेली बेसिस हमें इन्फॉर्म करता था कि आज इतने न्यू केसेस जो हैं हमें रिपोर्ट हुए ऑफ दिस कोविड-19 डिजीज़, और जो टोटल डिजीज़ हमारे पास हो गई है न्यू एंड ओल्ड केसेस मिला के वो इतने हो गए हैं। जो न्यू केसेस आपको ऑन अ डेली बेसिस पे बता रहे होते थे वो इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ होता था, और वो जो टोटल केसेस बताते थे कि जी न्यू है, ये हमारे पास ओल्ड केसेस हैं, तो ये हमारी कंट्री के अंदर इस वक्त इतने केसेस कोविड-19 के हो गए हैं, तो वो आपकी प्रेवलेंस है। ये न्यू केसेस इज द इंसिडेंस एंड द न्यू एंड द ओल्ड केसेस इन द पॉपुलेशन इज नोन एज द प्रेवलेंस।
अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ में मैंने आपको अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द एपिडेमोलॉजी। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या क्या फैक्टर्स हैं? हु, व्हेन एंड वेयर। हु मीन कौन है जो ज़्यादा लायबल है डिजीज़ के लिए, मीन किसको डिजीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ओल्ड को इफेक्ट कर रही है, फीमेल्स को इफेक्ट कर रही है, मेल्स को इफेक्ट कर रही है, सर्टेन ऑक्यूपेशन को ऐसे लोगों को इफेक्ट कर रही है जो कि किसी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। सो हु, व्हेन कब हो रही है, सर्दी में ज़्यादा है, गर्मी में ज़्यादा है, इसका सीजनल ट्रेंड है, किस तरह से इसका जो है एक्सपोजर आ रहा है, वेयर कहाँ पे हो रही है, सिटीज़ में ज़्यादा हो रही है, विलेजेस में हो रही है, इस कंट्री में हो रही है, या किसी जियोग्राफिकल एरिया में हो रही है। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं, वी विल डिस्कस हु, व्हेन एंड वेयर, कौन कहाँ पे कितना इससे इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एपिडेमोलॉजी जो हम डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं अदर देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट्स की हम अभी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज हु इज डिस्ट्रीब्यूशन एट इट इज वी कैन मेक द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही हम डिजीज़ के बारे में कोई रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीज़ की, या किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज़ की इफेक्ट हो रही है। फर्दर अगर हम बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन, सो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ ह्यूमन पॉपुलेशन यूजिंग ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं कि वो किसी अगर डिजीज़ को देख रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन से देखें, उसके रिस्क फैक्टर्स को फाइंड आउट करें, उसके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करें। एपिडेमोलॉजिस्ट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ नहीं करते, दे मोस्टली रिलाई ऑन द ऑब्जर्वेशंस, बट टू सम एक्सटेंट क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस और फॉर एनी डिजीज़, और या जो भी आप डिजीज़ की कोई कॉजेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आप बायोमेडिकल अप्रोच यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल मॉडल टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ अ डिजीज़। अब जब कोई न्यू ट्रीटमेंट या कोई न्यू रिस्क फैक्टर, कोई न्यू एक्सपोजर देख रहे होते हैं, तो ये अनएथिकल है कि आप उसको डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन करें। तो उसके लिए पहले एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन होती है, वंस इट प्रूव दैट ये सेफ है ऑन एनिमल्स, तो सेकंड जो है फिर आप उसको ह्यूमन्स पे आके उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं आफ्टर मेइंग सम सेफ्टी प्रोसीजर्स या सेफ्टी प्रोफाइल देखने के बाद। सो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एनिमल्स कैन यील्ड क्लियर आंसर एज टू कॉज एंड इफेक्ट। For ethical reasons, experiment cannot usually be done on the humans, and the goal is to determine an association between exposure and the disease or the other health outcome. अच्छा, अब जितनी भी हमारे पास एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल स्टडीज़ है, हमारे पास कोहॉर्ट स्टडीज़ है, हमारे पास केस कंट्रोल स्टडीज़ हैं, सब स्टडीज़ का मेन एम क्या होता है? मेन एम ये होता है कि आप डिजीज़ का काज और उसका इफेक्ट फाइंड आउट कर सकें, मीन किसी स्पेसिफिक एक्सपोजर से ये डिजीज़ होती है कि नहीं होती। इसी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग इज़ अ काज ऑफ द लंग कैंसर, यानी हमने स्मोकिंग और लंग कैंसर का आपस में काज एंड इफेक्ट देखना है, तो जितनी भी एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी वो बेसिकली वो इसी प्रिंसिपल पे होंगी कि उन्होंने डिजीज़ की कॉजेशन और उसका इफेक्ट फाइंड आउट करना है, एक्सपोजर देखना है, एक्सपोजर की वजह से डिजीज़ कितनी एक्सटेंट तक जा रही है। तो जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जिस तरह मैंने अभी हमने कहा जी, वी हैव द इंटरवेंशनल, वी हैव द केस कंट्रोल, वी हैव द कोहॉर्ट स्टडीज़, these are also known as the prospective or the retrospective studies। जो कोहॉर्ट स्टडीज़ होती हैं या जो इंटरनेशनल स्टडीज़ होती हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टडीज़ होती हैं, यानी उसमें हम एक पर्सन को लेके उसको हम फॉरवर्ड जाके मतलब फ्यूचर में जाके फॉलो कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज पर्सपेक्टिव वन। और रिट्रोस्पेक्टिव ये कि डिजीज़ हो गई है, एक्सपायर हो चुका है, अब हम जिसको डिजीज़ हुई है उस पर्सन को रिट्रोस्पेक्टिव जाके देखेंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे कि उसके बैक में क्या हुआ, उसको किस चीज़ का उसको एक्सपायर हुआ जिसकी वजह से उसको ये डिजीज़ हुई। सो हमारे पास एपिडेमोलॉजी में रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, इंटरनेशनल स्टडीज़, ऑल टाइप ऑफ स्टडीज़ अवेलेबल हैं। कोहॉर्ट स्टडीज़ आल्सो, जिससे मैंने बताया प्रोस्पेक्टिव स्टडी, जो कि फ्यूचर लुकिंग या फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी होती है हमारे पास। केस कंट्रोल स्टडी इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, जिसमें ऑलरेडी आपकी डिजीज़ हो चुकी है और आपने डिजीज़ का काज फाइंड आउट करना है। इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है मोस्टली जो मैंने आपको पहले अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत से एपिडेमोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को नहीं कर रहे होते या इंटरवेंशनल स्टडीज़ नहीं कर रहे होते। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं किसी चीज़ का ट्रू इफेक्ट देखने के लिए। तो उसमें हमारे पास फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी हैव टू ग्रुप्स मोस्टली, वन इज़ द कंट्रोल ग्रुप एंड वन इज़ द इंटरवेंशनल ग्रुप। इंटरवेंशनल ग्रुप वो होता है जिस पे आप एक्चुअली अपनी जो एक्सपेरिमेंटल है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उस चीज़ के कंपैरिजन के लिए जो आपका सेकंड ग्रुप होता है
दैट इज़ नोन एज अ कंट्रोल ग्रुप इन द एपिडेमोलॉजी। फर्दर आपने दो ग्रुप बना लिए, एक आपका कंट्रोल ग्रुप है, एक आपका इंटरवेंशनल ग्रुप है। आपने किसी को कोई बिहेवियरल चेंज करना है, किसी को कोई हेल्थ एजुकेशन देनी है, कोई ड्रग की आपने देखनी है, तो आप दो ग्रुप्स को लेके उनको पैरेलल फॉलो करते हैं। एक ग्रुप को आप इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, जो भी आपका हेल्थ एजुकेशन है, बिहेवियरल इंटरवेंशन है और ड्रग इंटरवेंशन, और दूसरा ग्रुप पैरेलल साथ चल रहा होता है। एट द एंड जाके आप दोनों ग्रुप को कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं कि जो आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी, आइदर इन द केस ऑफ द ड्रग, इन द केस ऑफ एजुकेशन और इन द केस ऑफ एनी बिहेवियरल इंटरवेंशन, उसका इफेक्ट क्या आया है। अगर आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता है इंटरवेंशन ग्रुप में, तो फिर आप कह सकते हैं बिकॉज हमने इसको स्पेसिफिक एक्सपोजर दिया जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये जो एजुकेशन है इट्स यूजफुल फॉर द पेशेंट। अगर कोई इफेक्ट नहीं आया तो आप कह सकते हैं जी इनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं है, सो वी आर फेल टू प्रूव द कॉजेशन बिटवीन द टू थिंग्स। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में हमारे पास बहुत से ट्रायल्स होते हैं, जिसमें एक रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल भी है, जिसमें आपके पास टू ग्रुप हैं, जिसमें आप रैंडमली दोनों को एलोकेट करते हैं। और डबल ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि जिसको ट्रीटमेंट मिल रही है उसको भी नहीं पता, और जो ट्रीटमेंट जो दे रहा है उसको भी नहीं पता। तो द थर्ड पर्सन हु इज़ बेसिकली द स्टैटिशियन, और जो ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता स्टडी में, उसको स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से ग्रुप कौन सा है, इंटरवेंशन ग्रुप है और द कंट्रोल ग्रुप है। सो दैट इज़ नोन एज अ रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं मोस्टली क्लिनिकल ट्रायल कर रही होती हैं, ड्रग्स को लेके कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सर्टेन जो एग्जांपल्स अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमारे पास एक बहुत जो एग्जांपल आती है वो आती है पोलियो वैक्सीन की, जो कि 1954 के अंदर हुई थी। वो जो ये ट्रायल था पोलियो वाला, ये भी रैंडमाइज्ड एंड डबल ब्लाइंड ट्रायल था। The cohort study used when doing interventional study would be unethical or too difficult. जो सेकंड मोस्ट रिलायबल स्टडी है आपकी एपिडेमोलॉजी के अंदर, दैट इज नोन एज द कोहार्ट स्टडी। मीन जब आप इंटरवेंशनल स्टडी नहीं परफॉर्म कर सकते बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन, आप टाइम कंस्ट्रेंट हैं, आप बजट कंस्ट्रेंट हैं, तो आप कोहार्ट स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। कोहार्ट स्टडीज़ क्या है कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन ले लेते हैं, आप उनको सर्टेन एक्सपोजर देते हैं और उनको फॉरवर्डली आप जाके फिर उनको फॉलोअप करते हैं देखने के लिए। इसके में जो बहुत एक फेमस एग्जांपल हमारे पास कोहार्ट स्टडी की आती है वो है फर्मिंगम स्टडी की। ये स्टडी 1948 के अंदर यूएसए में परफॉर्म की गई। इसमें क्या हुआ, इट्स अ लार्जेस्ट हिस्ट्री के अंदर आपकी कोहार्ट ऑब्जर्वेशन स्टडी है। एक ग्रुप 1000 के करीब लोगों को लिया गया, उनको फॉलो किया गया फॉर उनके देखने के लिए कि आखिर उनके रिस्क फैक्टर क्या है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। और 1960 के अंदर जाके उनको पता चला कि स्मोकिंग का कोई इफेक्ट है हार्ट डिजीज़ के साथ। तो उसके बाद एक स्मोकिंग एंटी स्मोकिंग कैंपेन स्टार्ट हुई थी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस हार्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन जो स्टडी जो कि मेडिकल प्रोफेशन में परफॉर्म की गई थी। उसके बाद हमारे पास आती है जी केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी वो होती है जिसमें हम बैकवर्ड जाके स्टडी करते हैं। मीन डिजीज़ हो गई, हमने पेशेंट को दो ग्रुप लिए और हमने उनकी मैचिंग की बाय एज, सेक्स एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और हमने देखा कि जिसको एक्सपायर हुआ था और जिसको एक्सपायर नहीं हुआ था, दोनों में से किसको डिजीज़ हुई और किसको डिजीज़ नहीं हुई। सो दीज आर द थ्री स्टडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती हैं एपिडेमोलॉजी के अंदर, केस कंट्रोल, कोहार्ट एंड इंटरवेंशनल स्टडी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।